वेलकम टू आवर चैनल्स व्यूअर्स वंस अगेन। जैसा कि हमने कहा था कि हम आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ रहेंगे और हर दिन हमारा एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो आज हमारा टॉपिक है भूगोल और पर्यावरण से है प्राइमरी टीचर्स के लिए। पहले हम कंटेंट प्राइमरी टीचर्स के लिए प्रोवाइड करवा देंगे, उसके बाद हाई स्कूल टीचर के लिए, 9, 10, 11, 12 टीचर्स के लिए उपलब्ध कराएंगे ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे जो उनका विशेष विषय है उसके समक्ष। तो आज हम यहाँ पर, जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है, नोटिफिकेशन हमारा आ गया है और अब नए तरीके से हमारा टोटल मार्क्स का जो कंफ्यूजन था 150 मार्क्स का होना था, अब वो कहीं ना कहीं 120 मार्क्स का जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें कहा गया है कि अब हमारा जो एग्जाम होगा 120 मार्क्स का होगा। और 120 मार्क्स में है तो कट ऑफ जो पहले से पूर्व निर्धारित थी उसी के अनुसार है कट ऑफ। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी फीमेल एंड ओबीसी के लिए कट ऑफ का निर्धारण उसी तरह से होगा। बस यहाँ पे क्या चेंज हो गया, जो कुल अंक है समान अध्ययन पेपर के पहले कुल अंक कितने थे 150 थे, जो कि अब कितने हैं 120 हैं। और ज्योग्राफी टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बीपीएससी के सिलेबस में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी आते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स को बूस्ट करने का काम करते हैं। और अभी जो प्रीवियस ईयर विगत हेडमास्टर के जो एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिए गए थे उसमें से नहीं भी तो 10 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन जो थे हमारे ज्योग्राफी पोर्शन से थे। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। तो इसलिए आज हम ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को लेके आए हैं और ज्योग्राफी हमारा बहुत छोटा सा पोर्शन है जिसको कि हम आराम से, जैसे हम पहले भी आप लोगों को बताए थे कि हमारा टोटल सब्जेक्ट्स कितना है, टोटल सब्जेक्ट 7 है और टॉपिक टोटल 7 है, नंबर ऑफ डेज 84 है। तो इस तरह से हम टॉपिक को कवर करेंगे कि एक एक सब्जेक्ट को 12 दिन हम दें और ये नहीं कि हम बस 12 दिन दें और उससे कुछ हमको आउटपुट ना मिले। तो मेरा यही प्रायोजन है कि आप लोग को हम वो टाइम भी दें और उस टाइम से आउटपुट भी निकल के आए। सेम टाइम हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट प्रोवाइड करने के तुरंत बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर पर लेकर आएंगे और वहां आप जब कंटेंट आप देख रहे होंगे उसके बाद क्या आप क्वेश्चन आंसर करने में एबल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो उससे हमारा इंप्रूवमेंट भी होते चला जाएगा साथ साथ। तो पहले हम देखते हैं कि जैसे कि बताए थे कि कितना टॉपिक है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टॉपिक है, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट 7 है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कितने हैं एग्जामिनेशन होने में, नंबर ऑफ डेज वी हैव 84, नंबर ऑफ डेज 84 हियर। अगर हम लोग इसको करें भी तो ईच सब्जेक्ट हैविंग ईच सब्जेक्ट हैविंग 12 डेज, ये सिंपल फंडा हम लोग लेकर चल रहे थे। और हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक 11 और छोटा छोटा मिला के मतलब टोटल 11 टॉपिक है। मान भी लिया जाए 12 है तो एक दिन में एक टॉपिक को हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं कि बीपीएससी हेडमास्टर में हमारा क्वेश्चन ज्योग्राफी से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 पूछे गए थे। अब तो नोटिफिकेशन आ गया है, अब आप लोग को इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि एग्जाम कहीं टल जाए, फिर से एग्जाम नहीं हो, कोई आंदोलन हो जाए, कोई मेगा ऐसा अरे कुछ हो जाए कि एग्जाम ही ना देना पड़े। क्यों ऐसा सोचना, हम पढ़ाई करेंगे और हम एग्जाम भी निकालेंगे। वो आलतू फालतू टेंशन को दूर कर हम सबसे पहले अपना सिलेबस को रेडी कर लेंगे। एटलीस्ट सिलेबस का जो कंटेंट दिया हुआ है, क्या क्या हमको पाठ्यक्रम में है बिहार सरकार के, अगर उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो हम आराम से पास कर जाएंगे। उनके लिए भी जो नए अभ्यर्थी हैं और उनके लिए भी जो ऑलरेडी किसी न किसी विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है, सिलेबस है भूगोल और पर्यावरण और उसका एक पोर्शन सौरमंडल। आज हम करने वाले हैं सौरमंडल पे। सौरमंडल पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे
ताकि आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आप यहाँ कंटेंट देखो, उसके बाद उस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। डियर व्यूअर्स, जैसा हम देख पा रहे थे कि ज्योग्राफी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था सौरमंडल था। सौरमंडल हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इससे किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो रहते ही हैं। और बीपीएससी में विगत के प्रश्नों को देखा जाए तो सोलर सिस्टम से सीडीपीओ के एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, हेडमास्टर के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी पोर्शन से 10 क्वेश्चंस रहे हैं, लेकिन सोलर सिस्टम से नहीं रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अभी जो एग्ज़ाम पोर्शन दिया हुआ है, तो अभी जो हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, उसमें संभावना है कि इससे क्वेश्चन रहेंगे ही। तो अब आज हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में जैसे हम बताए थे कि हम हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो पहले हम ज्योग्राफी का पोर्शन, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद देन अदर सब्जेक्ट्स पे आएंगे। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम किसका पार्ट है। हमको पता है कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में आकाशगंगा है, और उस एक आकाशगंगा का पार्ट है हमारा सौरमंडल, और उस सौरमंडल के एक भाग पृथ्वी में हम रहते हैं। ब्रह्मांड में लाखों तारे हैं, उन लाखों तारों में से एक तारा हमारा सूर्य है, और उस सूर्य के पूरे परिवार को हम सौरमंडल की तरह से जानते हैं। सर पेन पेन पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड आकाशगंगा, हमारा सौरमंडल और हमारी पृथ्वी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं व्यूअर्स कि पहले हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा है, और उस आकाशगंगा में बहुत सारे असंख्य तारे हैं, और उन तारों में एक तारा हमारा सूर्य है, और सूर्य के परिवार को ही हम सौरमंडल के तौर पे जानते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरलुक करेंगे, ब्रह्मांड ओवरव्यू देखेंगे ब्रह्मांड का, फिर आकाशगंगा का, फिर हम सौरमंडल पे आएंगे, और फिर हम पृथ्वी के बारे में आएंगे। अब तक हम लोग यही देखते आते थे कि पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम अपने स्लाइड पे देख सकते हैं, ब्रह्मांड क्या है, बहुत सारे खगोलीय पिंड, जितनी भी वस्तुएं नजर आती है आसमान में, खुले आसमान में चमकते हुए तारे नजर आते हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, तो वो सारे कुछ ग्रह हैं, तो वो सारे मिलकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आसमान में दिखाई देने वाली ये सब वस्तुएं आसमान में दिखाई देने वाली ये सब वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जितने भी पिंड हमें ब्रह्मांड में नजर आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं।
दिन में सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण अन्य खगोलीय पिंड दिखाई नहीं देते। ये सब खगोलीय पिंड पिंड ब्रह्मांड के भाग हैं, ब्रह्मांड के भाग हैं। जितने भी तारे हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ग्रह हैं, वो सारे क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। और खगोलीय पिंड को ही हम क्या समझते हैं? ब्रह्मांड समझते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन होता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। और बिग बैंग थ्योरी का जनक किसे कहा जाता है? जॉर्ज लेमेटियर। जॉर्ज लेमेटियर को कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी का जनक किसे कहा जाता है? जॉर्ज लेमेटियर। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ 15 अरब साल होगा। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब साल पहले एक विशालकाय आग के गोले में विस्फोट हुआ, जिसके कारण आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। यहाँ हम देख रहे थे ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में क्या था? बहुत सारे आकाश गंगा हैं। ये हमारा ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड पे हमको बहुत ज्यादा फोकस करते हुए नहीं जाना है, हमको सौर मंडल पे ज्यादा फोकस करना है। बस आकाश गंगा को थोड़ा सा देखना है, तारे को बहुत थोड़ा सा देखना है, फैक्ट्स को बस देखते हुए चलते जाना है। आकाश गंगा या मंदाकिनी या गैलेक्सी, यह असंख्य तारों का समूह होता है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। बहुत सारे तारों को मिलाकर क्या बनता है? एक आकाश गंगा बनता है। और उस एक आकाश गंगा में से हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी नाम है। गैलेक्सी या असंख्य तारों का समूह होता है। इसमें गैस और बादल भी पाए जाते हैं। एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब। हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। इंग्लिश में इसे मिल्की वे कहते हैं। हम जिसमें रहते हैं, पृथ्वी हमारे जिसमें है, जिस आकाश गंगा में, हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा का पार्ट है, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी, या फिर उसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं या मिल्की वे भी कहते हैं। मंदाकिनी की आकृति कैसी है? सर्पिल है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मंदाकिनी की आकृति क्या है? सर्पिल है। एंड्रोमेडा देवयानी मंदाकिनी की निकटतम आकाश गंगा है। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुतों आकाश गंगा है। हम जिस आकाश गंगा में, हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में, हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में है, उस आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे नाम है। ठीक है, मंदाकिनी नाम है, या फिर गैलेक्सी, दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। और हमारे आकाश गंगा का जो सबसे नजदीकी आकाश गंगा है उसका नाम है देवयानी, और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। देवयानी या एंड्रोमेडा। अभी हम यहाँ देखे थे कि एक आकाश गंगा में लगभग कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी नाम है। इंग्लिश में उसे मिल्की वे कहते हैं। और हमारे आकाश गंगा के बगल वाले जो सबसे निकटतम आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? देवयानी या एंड्रोमेडा। यह मंदाकिनी से, जो हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। दुग्ध मार्ग में, दुग्ध मार्ग मतलब जो वो आकाश गंगा का समूह है उसमें, दुग्ध मार्ग कहने का मतलब है जो आकाश गंगा है, जो तारों का झुंड है,
पूरा तारों से भरा हुआ टिमटिमा रहा है, उसमें लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब से 400 अरब तक तारे हैं। और इसका और अधिक होने का अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50 अरब ग्रह के होने की संभावना है, जिनमें से लगभग 50 करोड़ अपने तारों से जीवन योग्य तापमान की दूरी पर स्थित हैं। ये हो गए हमारे आकाशगंगा के कुछ फैक्ट्स। अब है कि आकाशगंगा का नाम कैसे पड़ा। जो अंडरलाइन किए हैं उसे पहले हटाते हैं। संस्कृत के साथ ही अन्य कई भाषाओं में हमारी गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं, और हिंदू ग्रंथों में आकाशगंगा को क्षीर यानी दूध बुलाया गया है, क्योंकि असंख्य तारों से अगर उजले दूधिया रंग का प्रकाश आए, इस कारण इसे क्षीर या दूध बुलाया जाता है। गैलेक्सी जो इंग्लिश का वर्ड है, गैलेक्सी शब्द मूल यूनानी भाषा का गाला शब्द से है, जिसका अर्थ भी होता है दूध। आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे बुलाया जाता है। इंग्लिश में क्या बुलाते हैं? मिल्की वे, जिसका अर्थ भी दूध का मार्ग ही है। चीनी भाषा में आकाशगंगा को चांदी की नदी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस इसमें डालने, ये सारे फैक्ट्स इसमें क्यों डाला गया? क्योंकि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आया हुआ है। तो चीनी भाषा में चांदी की नदी कहा जाता है। कोरिया भाषा में आकाशगंगा को मिरिनाई यानी चांदी की नदी कहा जाता है। यानी कुल मिला के ये हुआ कि हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्की वे इंग्लिश में होता है, हम लोग इसे क्या कहते हैं? क्षीर। और चाइनीज में क्या कहा जाता है? चांदी की नदी। और कोरिया भाषा में भी चांदी की नदी मिरिनाई कहा जाता है। हमारा आकाशगंगा कैसा है? स्पाइरल है, सर्पिल है। इसके चपटे चक्र का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, लेकिन इसकी मोटाई केवल 1000 प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा में लगभग 1 खरब यानी 100 अरब तारे हैं। ये तो फैक्ट्स हम पहले भी देखे थे, इसको भी याद रखना है। और 4 से 5 खरब तक हो सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। अब है कि हमारा जो आकाशगंगा है उसका बनावट कैसा है। आकाशगंगा का घना केंद्रीय भाग एक गोले के आकार का है। घना केंद्रीय भाग कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे ये ऊपर होते जा रहा है, अगर कह रहा है कि ये सर्पिल है, इस तरह से है, तो इसका जो केंद्रीय भाग है, यहाँ पे तारों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये क्या है? बहुत गहरा है। तो एक गोले के आकार का, लेकिन बाद में असमंजस होने लगा कि उसका आकार एक मोटे डंडे की तरह है। 2005 में स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन से ली गई तस्वीरों से यह बात स्पष्ट है। कौन सी दूरबीन? स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन से लिया गया है इसका इमेज। जो हमारा आकाशगंगा है, तो आकृति क्या निकल के आई है? एक मोटे डंडे की तरह। अब है इस पे आधारित कुछ सवाल हैं। आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार एक विशालकाय आग के गोले में विस्फोट होने के कारण हमारी आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग के अकॉर्डिंग। बिग बैंग के अकॉर्डिंग आकाशगंगा का निर्माण किससे हुआ है? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हुआ है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में स्लाइड में देखे थे, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटियर। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है? जॉर्ज लेमेटियर ने दिया है। और हमारे आकाशगंगा का निर्माण भी किससे हुआ है? बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। तो हमको इस 2 क्वेश्चन को याद रखना है। आकाशगंगा का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ? 15 अरब साल पहले एक विशाल आग के गोले के विस्फोट से हुआ। और वो सिद्धांत जिसने ये राज खोला कि आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ है, तो उस थ्योरी का क्या नाम है? बिग बैंग।
बिग बैंग थ्योरी, इससे पता चला कि हमारा ब्रह्मांड इसी प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। और ये कौन दिए थे? जॉर्ज लेमेटियर, इसको याद रखना है। बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेटियर। आकाशगंगा का निर्माण 15 अरब साल पहले। एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा में तारों की संख्या भी 100 अरब है और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ठीक है। अब आकाशगंगा में हमें पता है कि बहुत से तारों का समूह है। तारे क्या होते हैं? स्वयं प्रकाशित उष्ण वात, वायु, वात को क्या कहते हैं? वायु भी कहते हैं। वायु की द्रव्य मात्रा से भरपूर विशाल खगोलीय पिंड है। इनका निजी गुरुत्वाकर्षण इनके द्रव्य को एकत्रित रखता है। एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो इनके द्रव्य को क्या करता है? एकत्रित रखे हुए है। मेघ रहित आकाश में रात के समय प्रकाश के बिंदुओं की तरफ बिखरे और टिमटिमाते हुए बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन तारे क्या होते हैं? गर्म वायु की द्रव्य मात्रा से भरपूर विशाल खगोलीय पिंड है। और कुछ तारों के नाम, तारों समूह के नाम। चमकते हुए तारों के समूह आकाश के विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। इन तारों के समूह को तारामंडल, कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। पूरे आकाश गंगा को 89 तारामंडलों में बांट करके उन तारामंडल के नाम रख दिए गए हैं। ठीक है। हमारे आकाश गंगा को कितने तारामंडलों में बांटा गया है? 89 तारामंडल में बांटा गया है। बार बार हमको ये इमेज को याद रखना चाहिए। ये जरूरी इमेज है। एनसीईआरटी में भी फर्स्ट पेज जब हम सौरमंडल पढ़ने जाते हैं तो वहां हमें ये इमेज जरूर दिखता है, तो इसे समझने में आसानी हो जाती है। ब्रह्मांड किससे बना है? बहुत सारे आकाशगंगा को मिलने से बना है। और हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, हमारी सौरमंडल जिस आकाशगंगा में, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। हमारे निकटवर्ती, हमारे मंदाकिनी आकाशगंगा के निकटवर्ती आकाशगंगा का क्या नाम है? एंड्रोमेडा। इस चीज को, और इस आकाशगंगा में कितने तारामंडल हैं? हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को कितने तारामंडलों में बांटा गया? 89। पूरे गैलेक्सी में एक विशाल दूरदर्शी के द्वारा ज्ञात तारों की संख्या 1 खरब है। कितनी है? 1 खरब। एक आकाशगंगा में लगभग तारों की संख्या कितनी है? 1 खरब। ये सारे फैक्ट्स हो गए हमारे आकाशगंगा के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में जो फैक्ट्स थे वो भी हो गए, आकाशगंगा के बारे में जो फैक्ट्स थे वो भी हो गए। अब हम जो पढ़ना था टॉपिक, हमको ज्योग्राफी में फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, सौरमंडल। सौरमंडल में क्या है? जिस तरह से आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा में एक तारा सूर्य है और उस सूर्य के परिवार को, सूर्य है, सूर्य के साथ सूर्य से टूटे हुए कुछ पिंड है जो कि एक वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं। तो इन सभी को मिला के क्या बनता है? सौरमंडल। सौरमंडल देखते हैं। सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है। ग्रहीय मंडल कहा जाता है। जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। जैसे यहाँ पर हम एक देखते हैं, अभी हम क्या बोले कि सौरमंडल किससे बनता है? सूर्य एक तारा है, आकाशगंगा का एक तारा कौन है? सूर्य है। सूर्य है, सूर्य है। सूर्य से कुछ पोर्शन टूट गया
और एक वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहा, चक्कर लगाते रहा। तो ऐसे में इसके ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल, ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा ही रहे हैं। प्राकृतिक उपग्रह जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, तो उसी क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक उपग्रह। तो सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगा रहा है एक दीर्घवृत्ताकार पथ पे, मान लेते हैं कि सूर्य का नजदीकी ग्रह बुध हुआ, मान लेते हैं कि ये शुक्र है। इसी तरह से 8 ग्रह है, अगर देखा जाए तो 8 ग्रह है। बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। हमारे सूरज और उसके ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह, उनके 166 ज्ञात उपग्रह हैं। जितने ग्रह हैं हमारे पास ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 है। और उन ग्रहों के क्या है? ग्रह से जो टूटे हुए टुकड़े, उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। तो उनकी संख्या कितनी है? 166 है। 5 बौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह, बर्फीला काइपर घेरा के पिंड, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूल शामिल है। ठीक है, ये सारे मिलकर क्या बनते हैं? सौर मंडल का परिवार। कौन कौन मिलकर बनते हैं? ग्रह। सौर मंडल के परिवार में कौन कौन आएंगे? सौर मंडल का परिवार कौन कौन है और परिवार का मुखिया कौन है और मेंबर कौन है? सौर मंडल का परिवार, मुखिया कौन है? सूर्य स्वयं, सूर्य। और सूर्य से जो टुकड़े निकले वो क्या बने? ग्रह। वो सारे क्या हैं? सदस्य। सदस्य कौन कौन है? ग्रह। ग्रह के जो टुकड़े हुए उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रह से जो टुकड़े बने उन्हें उपग्रह। सूर्य के जो टुकड़े बने वो ग्रह, ग्रह के जो टुकड़े बने वो उपग्रह। फिर कुछ है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो कि सूर्य से ही टूटकर बने हैं। धूमकेतु, उल्का और धूमकेतु। ठीक है, ये हो गया हमारा सौर मंडल का परिवार। इसको याद रखना है। मुखिया सूर्य हो गया, सदस्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु। क्षुद्र ग्रह पे भी आएंगे, एक अलग टॉपिक लिए हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहले देखते हैं ग्रह। जितने भी ग्रह हैं यहाँ तो अभी हम देख रहे थे, ये हम लोग देख चुके। सूर्य मुखिया है और सदस्य कौन है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह सदस्य हैं। सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो किससे प्रकाशित होते हैं? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई पड़ती से सौर प्रज्वाल कहते हैं। जब हम सूर्य देखते हैं, सूर्य के चारों तरफ लपटें उठती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल कहते हैं, सोलर फ्लेयर कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। ये क्या हुआ? सौर प्रज्वाल। सभी ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये सबको पता है कि सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। इसको देखते हैं। अगर ये सन है,
ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, मंगल है, यही दिखा देते हैं मंगल को, मंगल, ये क्या है, बृहस्पति है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही हमारा क्या है, क्षुद्र ग्रह का यहाँ क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही हमारा क्या है, क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। पट्टी है, ये हमारा सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है, मंगल है, ये बृहस्पति है, इसके बाद जो है वो क्या है, शनि है, ये क्या है, शनि है, शनि के चारों ओर एक छल्ला है, उसके बाद क्या है, अरुण और वरुण है, ये शनि है, ये अरुण है, इसके बाद क्या है, वरुण है। तो ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ है, सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार पथ पर परिक्रमा करते रहते हैं, और इस परिकल्पना की खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने, निकोलस कॉपरनिकस ने इसकी खोज की। इस परिकल्पना की खोज किसने की थी कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, इसकी खोज की थी निकोलस कॉपरनिकस ने। यहाँ पे कुछ निकोलस कॉपरनिकस के फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग एक बार ओवरलुक कर लो इसको। निकोलस कॉपरनिकस वाज अ पोलिश एस्ट्रोनॉमर, कहाँ का था, पोलैंड का था, एंड मैथमेटिशियन known as the father of modern astronomy, who is also called father of modern astronomy. He was the first European scientist to propose that Earth and other planets are revolve around the sun. यानी कि सूर्य के चारों ओर other planets, Earth and other 7 planets revolve around the sun. द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ द सोलर सिस्टम। प्रायर टू द पब्लिकेशन ऑफ हिज मेजर एस्ट्रोनॉमिकल वर्क, उसका नाम था ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर्स, स्फीयर्स जो गोला सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। इस थ्योरी को क्या कहते हैं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और जिस पब्लिकेशन के थ्रू निकाला था उसका नाम क्या था, उस वर्क का नाम था ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर्स। और ये कब हुआ था, इन 1543 यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स आर्ग्यू दैट अर्थ ले एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, द व्यू ऑल्सो हेल्ड बाय मोस्ट एंशिएंट फिलोसफर, इन एडिशन टू करेक्टली postulating the order of the known planets from the sun and estimating their orbital periods relatively accurately. Copernicus argued that Earth turned daily on its axis and that gradual shift of this axis accounted for the changing season. है ना,
सन है, सन है, और अर्थ अगर यहां है अर्थ हमारा, तो जब हम इसके नजदीक आएंगे तो गर्मी ज्यादा रहेगी, जब इससे दूर रहेंगे तो सनलाइट हमें कम मिलेगा। ऐसा कब होता है? ये 3 जनवरी को होता है जब इसके पास होता है, और 4 जुलाई को जब ये सन से दूर होता है। तो खैर ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। बस यहाँ पे देखना है, मेन इंपॉर्टेंट क्या देखना है, इस थ्योरी का नाम क्या था जिसने ये साबित किया कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और ये थ्योरी कौन दिए थे? निकोलस कॉपरनिकस। ये क्या थे? पोलैंड के थे। और ये जो काम किए थे उस पब्लिकेशन का वो क्या था? ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर्स। ठीक है, हम लोग अगर इतना भी देख लेते हैं तो बीपीएससी टीचर्स एग्जाम में बहुत कुछ छूट नहीं जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, ये है दीर्घवृत्ताकार पथ जिसपे कि सारे ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी दिख रही है और ये सारे ग्रह दिख रहे हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। इस थ्योरी को क्या कहते हैं? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, और इसका हेलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रोफाउंड कौन किए थे? निकोलस कॉपरनिकस, जो कि पोलिश एस्ट्रोनॉमर्स थे। अब यहाँ पे देखते हैं, सन है, सबसे नियरेस्ट है, ये क्या है? बुध है। बुध के बाद सबसे नियरेस्ट क्या है? शुक्र है। शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल है। मंगल के बाद क्या है? ये क्षुद्र ग्रह की पट्टियां हैं। उसके बाद क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद क्या है? शनि है। शनि के बाद क्या है? अरुण है। उसके बाद क्या है? वरुण है। तो ये क्या है? दीर्घवृत्ताकार पथ, या इसको अंडाकार पथ कहते हैं, जिसपे कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल के 4 छोटे आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह भी जिसे कहते हैं, आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है, मुख्यतः पत्थर और धातु से बने हैं। और इसमें क्षुद्र ग्रह घेरा 4 विशाल गैस से बने बाहरी गैस दानव ग्रह, काइपर घेरा और बिखरा चक्र शामिल है। काल्पनिक और बादल भी ओहो ये रॉन्ग है, सभी क्षेत्रों से लगभग 1000 गुना दूरी से परे मौजूद हो सकता है। सूर्य से होने वाला प्लाज्मा का प्रवाह सौर हवा, सौर मंडल को भेदता है। यह तारे के बीच के माध्यम से एक बुलबुला बनाता है जिसे हेलियोमंडल कहते हैं, जो इससे बाहर फैलकर बिखरी हुई तस्तरी के बीच तक जाता है। ये जस्ट फैक्ट्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये भी संरचना है सौर मंडल का, हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं से बना है। इसके केंद्र में सूर्य है और सबसे बाहरी सीमा पर वरुण है। देखे हैं, वरुण के पड़े प्लूटो जैसे बौने ग्रहों के अतिरिक्त धूमकेतु भी आते हैं। ये हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट एक फैक्ट्स है। सूर्य अथवा सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक G2 श्रेणी का मुख्य अनुक्रम तारा है, जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। ये सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट्स है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसमें हमारे पूरे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान निहित है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। पृथ्वी से कितना अधिक है?
109 गुना अधिक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना अधिक है और व्यास कितना है? 13,90,000 किलोमीटर। सन है ये डायमीटर जो है ये कितना है? 13,90,000 किलोमीटर। 13,90,000 किलोमीटर। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूरज में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा, संलयन की प्रक्रिया द्वारा, यहाँ विलय लिखा गया, संलयन होगा। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15%, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। कितना प्रतिशत अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है? 15%। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बाकी शेष जितने बच गए पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। हमें फैक्ट्स को ही याद रखना है क्योंकि बीपीएससी में फैक्ट्स ही ज्यादा पूछा जाता है। अब हम लोग ग्रह पे आते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। यहाँ पे सन है, सन से सबसे नियरेस्ट जो ग्रह है वो क्या है? बुध है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है मरकरी, इसे हम करते चलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिए हैं 2006 में। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया है। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि ग्रह की संख्या कितनी 8 है, बट इसे याद कैसे रखेंगे? और सीरीज में भी हमको याद रखना है इसको, तो इसके लिए बहुत सारा मेनेमोनिक है। मेनेमोनिक को हम अगर याद भी कर ले तो भी काम चलेगा। वैसे हम एक बहुत आसान सा ये बताते हैं आपको, जैसे कि हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यहाँ भी हम लोग 7 दिन लेंगे। सबको यहाँ देखेंगे मेरे पेन पे, बस 8 ग्रह है, 7 दिन है, बट 8 ग्रह इसलिए यहाँ पे 8 लिए हैं। हमारे सप्ताह की शुरुआत होते हैं सोमवार से, लेकिन हम बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि हम सप्ताह के दिन शुरू कहाँ से करेंगे? बुधवार से। कहाँ से करेंगे? बुधवार। बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार, फिर याद करेंगे शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, इसे हम अच्छे से देखेंगे तो हमें ग्रह का सीरीज याद करना आसान हो जाएगा। मंगलवार, ठीक है,
साथ ही दिन होते हैं, सातों दिन यहाँ पे हो गए। अब देखते हैं हमको बस करना क्या है, सीरीज याद करने के लिए कि हमको बुध जैसे लिए बुधवार, हमारे दिन का शुरू कहाँ से होगा, बुधवार से। तो हमारा पहला ग्रह क्या होता है, बुधवार। अब हम एक एक दिन को छोड़ते हुए गिनेंगे, बुधवार, बुधवार के बाद एक दिन को हमको छोड़ देना है, इसको हमको अभी छोड़ देना है। बुधवार के बाद हम क्या लेंगे, शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार फिर एक दिन हमें छोड़ के क्या लेना है, रविवार। तो रविवार को मान लेते हैं कि पृथ्वी है, रविवार को हम क्या बना देते हैं, पृथ्वी बना देते हैं, ठीक है। फिर एक दिन छोड़ के क्या लेना है, मंगलवार लेना है। फिर एक दिन छोड़ के हमको क्या ले लेना है, बृहस्पतिवार ले लेना है। साथ ही दिन होते हैं, ठीक है। तो बृहस्पतिवार लिए, तो इस तरह से अब हमको यहाँ आसान हो गया ना। पहले क्या लेना है, बुधवार लेना है, एक दिन छोड़ के क्या लेना है, शुक्रवार लेना है, फिर एक दिन छोड़ के क्या लेना है, पृथ्वी को लेना है, फिर एक दिन छोड़ के क्या लेना है, मंगलवार लेना है, फिर इसको छोड़ के बृहस्पति पे आना है, ठीक है। फिर बृहस्पति हो गया, उसके बाद एक दिन छोड़ के शनि हो गया, और उसके बाद दो और बच गए, अरुण और वरुण। याद रहेंगे ये हमें ऐसे ही, अरुण व वरुण। तो इस आसान ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। बुध, अब हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और दो जो यहाँ पे है मंगल और पृथ्वी, उनके बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। अब यहाँ पे क्लियर हो पा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ सूरज है, सूर्य, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। उसके बाद कौन सा है, शुक्र है। उसके बाद क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल है। और मंगल के बाद क्या है, एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह का घेरा है। उसके बाद बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि है। शनि को पहचानना आसान इसलिए भी है कि शनि के चारों ओर एक छल्ला लगा हुआ है, जिससे शनि की पहचान होती है। उसके बाद क्या है, अरुण, और उसके बाद क्या है, वरुण। होप आप लोग को ये याद हो गया होगा। ग्रहीय मंडल उसी प्रक्रिया से बनते हैं जिससे तारों की सृष्टि होती है। आधुनिक खगोल शास्त्र में माना जाता है कि जब अंतरिक्ष में कोई अणुओं का बादल गुरुत्वाकर्षण से सिमटने लगता है तो वह किसी तारे के इर्द गिर्द एक आदि ग्रह चक्र, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बना देता है। पहले अणु जमा होकर धूल के कण बना देते हैं, फिर कण मिलकर ग्रह बन जाते हैं। ये हटेगा नहीं, ये इसको कर देते हैं, ग्रह बन जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के लगातार प्रभाव से प्लेटों में टकराव और जमावड़े होते रहते हैं और धीरे धीरे मलबे के बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं, जो वक्त के साथ साथ ग्रहों, उपग्रहों और अलग अलग वस्तुओं का रूप धारण कर लेते हैं। जो वस्तुएं बड़ी होती है उनका गुरुत्वाकर्षण ताकतवर होता है और वे अपने आप को सिकोड़ कर एक गोले का आकार धारण कर लेती है। ये सारे फैक्ट्स हैं, एग्जाम में इससे बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, बस फैक्ट्स है। एक बार इसको ओवरव्यू करते हैं। किसी ग्रहीय मंडल के सृजन के पहले चरणों में यह ग्रह और उपग्रह कभी कभी आपस में टकरा भी जाते हैं, जिससे कभी तो वह खंडित हो जाते हैं और कभी कभी जुड़कर और बड़े हो जाते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं, माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के साथ एक मंगल ग्रह जितनी बड़ी वस्तु का भयंकर टकराव हुआ, जिससे पृथ्वी का बड़ा सा सतही हिस्सा उखाड़ कर पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा कक्षा में चला गया और धीरे धीरे जुड़कर हमारा क्या बन गया, चंद्रमा बन गया। टकरा गया
और जुड़ गया, फिर यहाँ पे चंद्रमा कुछ टुकड़े बाहर आए और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, और फिर ये सारे टुकड़े एक साथ संग्रहित होकर क्या बन गए, चंद्रमा बन गए। ये तो हमको ऐसे याद हो गया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये बुध के बारे में कुछ फैक्ट है। बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और आकार में क्या है, सबसे छोटा है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है, 88 दिन लगाता है। सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करता है, 88 दिन में। यह लोहे और जस्ते का बना हुआ है। बुध किसका बना हुआ है, लोहे और जस्ते का। यह अपने परिक्रमा पथ पर 29 मील प्रति क्षण की गति से चक्कर लगाता है। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान से 8वें क्रम पर है। अभी जैसे हम ट्रिक से याद किए थे कि 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह को याद रखने की क्या ट्रिक है, उसी तरह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है निकटता के अनुसार, तो उसके लिए भी एक मेनेमोनिक हम देखेंगे। सूर्य के निकटता के अनुसार है, सूर्य के सबसे निकट बुध है। इसे बस याद रखने का एक मेनिमोनिक है। कैसे याद रखेंगे, एम से मरकरी हो गया, वी से वीनस हो गया शुक्र, ई से अर्थ हो गया, वीनस। कभी कभी एग्जाम में हिंदी वाले बच्चों के लिए डिफिकल्ट ये होता है कि हिंदी में ऑप्शन नहीं दिया रहता है, इंग्लिश में ही दिया रहता है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में भी इंग्लिश में भी याद रखें। मर्क्यूरी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, S for Saturn, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। इस वाले मेनेमोनी को याद रखेंगे। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। कलर हाइलाइटर लेते हैं। एम, माई वेरी एजुकेटेड, ई, मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मेनेमोनिक है जिसे हम याद रखेंगे। अब हम ये भी हमको देखना है कि मंगल ग्रह, सारे ग्रह का रंग क्या होता है और किसके कारण ऐसा रंग होता है। अभी हम देखें कि बुध ग्रह किनसे बना हुआ है, लोहे और जस्ते का बना हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है, और ये किससे बना हुआ है, लोहे और जस्ते का।
और कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है? 88 दिन में। मात्र कितने दिनों में? 88 डेज में एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। और हमारी पृथ्वी आगे फैक्ट्स है, उसमें हम देखेंगे 365 या 366 दिन में। द्रव्यमान के क्रम में 8वें स्थान पर है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, बुध के बाद क्या है? शुक्र है, और ये 6वां सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका परिक्रमा पथ कितना है? 10,82,00,000 किलोमीटर लंबा है। इसका परिक्रमा पथ कितना है? 10,82,00,000 किलोमीटर लंबा है। इसका व्यास 12,103.6 किलोमीटर है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन फैक्ट्स में से ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। शुक्र ग्रह का आकार और बनावट किससे मिलता जुलता है? पृथ्वी के बराबर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है या पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है। जब हम MCQs लगाएंगे तब हम ये सारे फैक्ट्स को देखेंगे। अब हमारा पृथ्वी आ गया। ये पृथ्वी गुस्सा में क्यों है? क्योंकि हम लोग इसको बहुत तंग तबाह कर दिए हैं, इसलिए पृथ्वी हमारे गुस्से में है। पृथ्वी बुध और शुक्र के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई क्या हुआ? दूरी मापने के काम आता है। और एक खगोलीय इकाई किसकी दूरी को? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ये दूरी वासयोग क्षेत्र में है। किसी भी सितारे के गिर्द से एक खास जोन होता है जिसमें जमीन की सतह के ऊपर का पानी तरल अवस्था में रहता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्यों? पानी की अधिकता के कारण। मंगल ग्रह क्या है? सूर्य से चौथा ग्रह है, और यह लाल दिखता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। और ये इसमें गैस ही गैस होते हैं। और इसमें धरातल भी है। जिस तरह से पृथ्वी में धरातल है, उसी तरह स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। और लाल ये क्यों होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण, लौह तत्व की प्रधानता या अधिकता होने के कारण इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह। जो यहाँ फैक्ट्स छूट गए हैं वो मैं मेंशन कर रही हूँ आप लोगों के लिए। लौह धातु की अधिकता के कारण ये क्या दिखता है? लाल दिखता है। इसके लिए हम लाल ही ले लेंगे। ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो दिए हुए हैं, एग्जाम में बहुत नहीं आते हैं, बस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा, यहाँ पे पृथ्वी से समानता जिन जिन बातों का है, बुध का शुक्र का क्या समानता था? कि वो आकार में पृथ्वी के समान है और वो छठे स्थान पर आता है। और मंगल क्या है? घूर्णन काल और मौसमी चक्र के मामले में पृथ्वी के समान है। ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट है याद करने लायक इसमें, हमारे सौर मंडल का, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत
सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर ही है। ये क्वेश्चन आते हैं, क्या है? ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है। 1965 में मेर्नियर 4 के द्वारा ही पहली मंगल उड़ान से पहले तक यह माना जाता था कि ग्रह की सतह पर तरल अवस्था में जल हो सकता है। यह हल्के और गहरे रंग के धब्बों की आवर्तिक सूचनाओं पर आधारित था, विशेष तौर पर ध्रुवीय अक्षांशों जो लंबे होने पर समुद्र और महाद्वीपों की तरह दिखते हैं। इन सीधी रेखाओं की मौजूदगी बाद में सिद्ध नहीं हो पाई और ये माना गया कि ये रेखाएं मात्र प्रकाशीय भ्रम के अलावा कुछ और नहीं है। फिर भी सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। तो दो ग्रह पृथ्वी, शुक्र और मंगल। शुक्र क्या है? आकार में, द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, और मंगल घूर्णन काल और मौसमी चक्र के मामले में पृथ्वी के समान है। और सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स क्या है? ओलंपस मोन्स। इसको याद रखेंगे, ओलंपिक से याद रखेंगे। मंगल का म याद रखेंगे, ओलंपिक याद रखेंगे। ओलंपस मोन्स, ओलंपस मोन्स वो कहाँ है? मंगल ग्रह पर है। और क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है हमारे सौरमंडल का। ये तो हो गया। और लौह की अधिकता के कारण इसका रंग क्या दिखता है? लाल दिखता है। और हमारी पृथ्वी ब्लू दिखती है, क्यों? जल की अधिकता के कारण। ओलंपस मोन्स। बृहस्पति सूर्य में पांचवा और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का द्रव्यमान के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। यानी और 7 ग्रह को मिला दे तो उसका 2.5 गुना बड़ा क्या है? जुपिटर है, बृहस्पति है। बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमको पता है धरातलीय ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून क्या है? गैसीय ग्रह है। इन चारों ग्रहों को बाहरी ग्रह के रूप में जाना जाता है। बाहरी ग्रह क्यों कहते हैं? बाहरी ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा सूर्य है, सूर्य से ये बहुत दूरी पर स्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं बुध है, यहाँ पे देख रहे हैं शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, क्षुद्र ग्रह पट्टियां हैं, उसके बाद बृहस्पति, यानी कि बहुत दूर यहाँ पे। फिर यहाँ पे शनि है, अरुण है, वरुण है। तो ये सारे क्या हो गए? बाह्य ग्रह हो गए। और ये सारे क्या हो गए? आंतरिक ग्रह हो गए। या इसे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के समान इनमें धरातल है। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। पार्थिव ग्रह कहने का मतलब है कि इन चारों ग्रहों में क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनमें क्या है? पृथ्वी के समान धरातल है और सूर्य से ये नजदीक है, तो इसलिए इसे आंतरिक भी कहते हैं और पार्थिव भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह। सूर्य और सूर्य से ये दूर पर है। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण और वरुण, ये दूर हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। और ये क्या है? ये सभी गैसीय हैं। ये सभी क्या है? गैसीय अवस्था में हैं। और इनमें सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति 8 ग्रह में सबसे बड़ा द्रव्यमान के हिसाब से कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन है? बुध है। इसके लिए भी मेनोमोनिक बना है, उसको भी आप लोग को देंगे। पहले हम देख लेते हैं फैक्ट्स, सारे ग्रह के बारे में फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद आएंगे। शनि सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है, पता है सबको। सूरज से 6ठे स्थान पर है। सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा द्रव्यमान के हिसाब से कौन है? शनि है। इसके कक्षीय परिभ्रमण का पथ कितना है? 14,29,40,000 किलोमीटर है। 14,29,40,000 किलोमीटर है। ये फैक्ट्स उतना आता नहीं है, लेकिन ये जरूर आता है कि शनि क्या है? सूर्य में 6ठे स्थान पर है और
बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। ये फैक्ट्स आते हैं बीपीएससी में, इसको याद रखना है। ये भी आता है शनि के कितने सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। कहीं कहीं ये फैक्ट्स 62 भी देता है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ऐसे 62 भी दिया रहता है, तो इसको हमको एक बार चेक कर लेना है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। टाइटन बृहस्पति के उपग्रह गिनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका भी लिस्ट अभी लिखवाएंगे, ये बस ऐसे देख लेते हैं ओवरव्यू। शनि ग्रह की खोज प्राचीन काल में ही हो गई थी। गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में दूरबीन की सहायता से इस ग्रह को खोजा था, शनि को। शनि ग्रह की रचना 85% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे सौर मंडल में 4 ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है। 4 ग्रह गैस दानव कौन हो गए? अभी हम लोग देखे थे जो बाह्य ग्रह हैं, कौन कौन से वो ग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्योंकि इनमें मिट्टी पत्थर की बजाय अधिकतर गैस है और इनका आकार बहुत ही विशाल है। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। उसके बाद कौन है? शनि है। शनि इनमें से एक है, बाकी 3 बृहस्पति, अरुण और वरुण है। तो देख ही लीजिए। अरुण या यूरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। हालांकि अरुण को बिना दूरबीन के आंख से भी देखा जा सकता है। यह इतना दूर है और इतनी मध्यम रोशनी का प्रतीत होता है कि प्राचीन विद्वानों ने कभी भी इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया और इसे एक दूर टिमटिमाता तारा ही समझा। लेकिन अभी वर्तमान में ये क्या है? अरुण ग्रह है। 13 मार्च 1981 में विलियम हर्शल ने इसकी खोज की घोषणा की। अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह। ये क्वेश्चन बन सकता है, दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? अरुण है। और गैलीलियो किसका खोज किया था? शनि ग्रह का किया था। तो इस 2 फैक्ट्स को हमको याद रखना है। अब एक बच जाता है वरुण। वरुण का फैक्ट्स देखते हैं। वरुण, नेपच्यून हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। व्यास के आधार पर क्या है? चौथा है और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा है। यानी बृहस्पति और शनि के बाद द्रव्यमान के आधार पर शनि और बृहस्पति सबसे बड़ा है द्रव्यमान के आधार पर। सबका ट्रिक है, उसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? शनि। शनि के बाद क्या है? वरुण। उसके बाद क्या है? अरुण। खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की कक्षा सूरज से 30.1 खगोलीय इकाई की औसत दूरी पर है। खगोलीय इकाई अभी हम लोग देखे थे। खगोलीय इकाई क्या है? पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। वरुण को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करने में 164.89 वर्ष लगते हैं, 8-9 वर्ष लगते हैं। यानी यह वरुण वर्ष 164.79 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। ठीक है, ये तो हमारे सारे ग्रहों के फैक्ट्स हो गए। अब हमको देखना क्षुद्र ग्रह क्या है। क्षुद्र ग्रह क्या है, इसके फैक्ट्स को भी देखना है।
क्षुद्र ग्रह घेरा या एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सौर मंडल का एक क्षेत्र है जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच स्थित है और जिसमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें से एक 950 किलोमीटर के व्यास वाला सिरिस नाम का बौना ग्रह भी है जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से गोलाकार पा चुका है। सिरिस क्या है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। सिरिस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह ये है। क्लास 6 के एससीईआरटी के बुक में भी आप इसमें देख सकते हैं। इसको याद ही कर लेना ज्यादा बेहतर है। यहाँ 3 और 400 किलोमीटर के व्यास के बड़े क्षुद्र ग्रह पाए जा चुके हैं, वेस्टा, पैलस और हाइजिया। पूरे क्षुद्र ग्रह घेरे के कुल द्रव्यमान में से आधे से ज्यादा इन्हीं 4 वस्तुओं में निहित है। बाकी वस्तुओं का आकार भिन्न भिन्न है, कुछ तो 10 किलोमीटर बड़े हैं और कुछ धूल के कण मात्र हैं। ठीक है, हमको याद रखना है। ये व्यास कैसे याद रखेंगे? 1000 तो 1000 से 50 कम तो 950 किलोमीटर। ठीक है, और 400 किलोमीटर के व्यास के सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह पाए जा चुके हैं जिसका नाम है वेस्टा, पैलस और हाइजिया। ये सब याद करने वाली चीज है। VPH करके भी याद कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादा क्वेश्चन इसके पूछा जाता है सीरीज क्या है, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, बौना ग्रह है, ठीक है, उल्का पिंड है। तो सीरीज क्या है? बौना ग्रह, क्षुद्र ग्रह है। और क्षुद्र ग्रह होते क्या है? जो ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं वही क्या बन जाते हैं? क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एस्टेरॉइड बेल्ट किसके किसके बीच है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 पट्टियों के बीच आता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में आता है। ये हमारे 4 क्या है? बाह्य ग्रह हैं। ये 4 क्या है? बाह्य ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे बड़ा द्रव्यमान में कौन है? बृहस्पति है, फिर क्या है? शनि है, फिर वरुण है, फिर अरुण है। ठीक है, एक कुछ छूट गया है जैसे कि उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं इसे हम यहाँ पर देखेंगे। सर प्लीज एक नया स्लाइड ला दें। ओके, ये तो ये आ रहा है ना, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अच्छा छोड़िए, अब इस पे ही हम समझा लेते हैं। कलर डार्क लेते हैं तो दिखेगा। हम यहाँ देख रहे हैं उल्का पिंड के बारे में। थोड़ा कोशिश करेंगे तो इसको रेडी कर लेते हैं। और जब ये धरती पे गिरते हैं तो वायु से घर्षण के कारण जल उठते हैं।
कई बार उल्का बिना जले भी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जिससे गड्ढे बन जाते हैं। एक प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ते हैं कि उल्का पिंड गिरने से पृथ्वी का वो जगह कौन सा है जहां पर बहुत बड़े गड्ढे बन गए हैं, और ये अभी एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल में परिवर्तित हो चुका हुआ है। अब कुछ है जैसे ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के बारे में फैक्ट्स देखना है। उल्का पिंड हो गया, अब हमको ध्रुव तारा के बारे में देखना है। ये हमारी आकाशगंगा का ही पार्ट है और यह एक स्थिर तारा है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में फैक्ट्स है ध्रुव तारा के बारे में। विषुवत रेखा पर देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। जो जो हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से इसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। और बढ़ते हैं, क्षितिज से इसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। एक और फैक्ट है, इसको यहाँ पे कर देते हैं।
क्षितिज से ध्रुवों तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी जितनी डिग्री होगी उस अक्षांश का, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। ठीक है, इसको हम एक पिक्टोरियल देखते हैं। जैसे कि ये अर्थ है, यहाँ देखें, यहाँ ठीक है, यहाँ विषुवत रेखा हो गया। अगर हम यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि विषुवत रेखा पर किसी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा कहाँ दिखता है। अगर हम विषुवत रेखा से देख रहे हैं तो ध्रुव तारा हमको हमेशा क्षितिज पे नजर आएगा। हमेशा क्या नजर आएगा? क्षितिज पे ही नजर आएगा, कहीं भी देख लें। दूसरा फैक्ट क्या है, ज्यों ज्यों हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, या तो इधर की ओर बढ़ेंगे या फिर इधर की ओर बढ़ेंगे, तो ध्रुव तारा हमको कहाँ दिखेगा? ऊंचाई पर दिखने लगेगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ ये ऊंचाई पर दिखने लगेगा। ठीक है, उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है ध्रुव तारा, तो हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ने पर ये इधर क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, क्षितिज से यानी इससे ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री हो। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो जितना ऊंचाई ध्रुव तारे का होगा उतना ही अक्षांश धरातल का उतना ही अक्षांश वहाँ पे होगा। अगर यहाँ से देखें, अगर यहाँ से देखेंगे तो जितनी ऊंचाई ध्रुव तारे की है उतना ही अक्षांश यहाँ डिनोट होगा। ये फैक्ट हो गए। और ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता है। पहले रात्रि में जब भी कोई नाविक या कोई निकलते थे तो हमेशा ध्रुव तारा से ही उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया ध्रुव तारा के बारे में। अब है कुछ राशि और नक्षत्र क्या है। इरेजर में बहुत इरेज करने में बहुत मेहनत लग रहा है। राशि किसे कहते हैं, उसके बाद नक्षत्र किसे कहते हैं। अभी हम देखे थे कि आकाश गंगा का एक पार्ट क्या है, हमारा सौरमंडल है, और आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं। सौरमंडल, इसमें क्या है? सूर्य है। तो सूर्य के निकट जितने भी तारों का समूह है, सूर्य के निकट जो तारों का समूह है उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। सूर्य के निकट जो तारों का समूह है, सूर्य खुद एक तारा है और सूर्य के
निकट के तारे समूह को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? ठीक है। और ये जिस भी आकृति में नजर आते हैं उस आकृति के आधार पर इनका नाम दिया गया। जैसे कि हम अभी देखते हैं ना राशिफल अपना रोज देखते हैं ना, सनसाइन। हम अपना सनसाइन रोज पेपर में उठते हैं और सबसे पहले अपना सनसाइन देखते हैं कि आज हमारा दिन कैसा रहने वाला है। तो तारे सूर्य के चारों तरफ जो तारों का समूह है उन समूहों को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। और ये अपनी आकृति के हिसाब से उनका हम लोग नामाकरण कर दिए। जैसे हिंदी में है मेष राशि, मेष, वृष। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोग किस किस राशि से हैं। हमारे जन्म के समय सूर्य उस किस तारा समूह से गुजर रहा था, तो उसके हिसाब से हमारा राशि भी निर्धारित होता है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, कन्या, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ व मीन। अब देखते हैं नक्षत्र किसे कहते हैं। नक्षत्र किसे कहते हैं? जब सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी कर रही होती है तो ये पृथ्वी भी बहुत सारे तारा समूह के बीच से होकर गुजरती है। परिक्रमा कर रही होती है तो बहुत सारे तारा समूह को पृथ्वी पास करती है। सूर्य, पृथ्वी। तो जब सूर्य का ये चक्कर काट रही होती है तो बहुत सारे तारा समूह के बीच से गुजरती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र। राशि की संख्या कितनी है? 12। और नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। उसका नाम गिनवाना जरूरी नहीं, उनमें से कुछ के नाम बता देते हैं। जैसे कि हम लोग हथिया का नाम सुनते हैं। हथिया हमारे कृषि कार्य में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हथिया नक्षत्र हो गया। स्वाति, रेवती इत्यादि। ये एग्जाम में ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, बस ऐसे जानकारी के लिए, क्योंकि हमारे एससीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है। और पृथ्वी इन नक्षत्रों को 14 दिनों में पार कर लेती है। इन नक्षत्रों को 14 दिनों में पार कर लेती है, तो इसीलिए नक्षत्रों का समय नक्षत्रों की अवधि कितने समय की होती है? 14 दिनों की होती है। ठीक है। कुछ ट्रिक्स हैं जिसको कि अभी यहाँ करते हैं। दो तीन ट्रिक्स है, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 2-3 ट्रिक है और इसको ओवर कर देते हैं। और विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और आज हम बस कुछ देखते हैं ट्रिक, 2-3 ट्रिक देखते हैं और उसके बाद क्लास को यहीं पर खत्म भी करेंगे, ओवर भी करेंगे। एक ट्रिक तो हम लोग देखे थे कि कैसे हम दिनों के नाम के हिसाब से ग्रहों के नाम याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रह। सर इसको फिर से ब्लैंक लाना है, क्या करें?
एक मिनट। हम्म, किसको करना है? वाइट बोर्ड। इतना मुश्किल के बाद वाइट बोर्ड आ पाया है। बोर्ड फ्रेंडली नहीं होने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी सीखना होगा। एक ट्रिक तो हम लोग देखे थे कि कैसे ग्रह के नाम याद रखने हैं। अब ये ट्रिक है कि आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रह। थोड़ा हंसी वाला ट्रिक है। पति शनि की आबरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। पति से यहाँ हो गया बृहस्पति, जो कि आकार में सबसे बड़ा है। फिर है शनि, फिर है अरुण, वरुण, स्वयं पृथ्वी, शुक्र, शंभु है। यहाँ म है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शंभु कर सकते हैं। म से हो गया, स से शुक्र हो गया, म से मंगल हो गया और बुध हो गया। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया। पति शनि की आबरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। शनि हो गया अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध हो गया। प्रमुख ग्रहों के उपनाम। प्रमुख ग्रहों के उपनाम। उपनाम क्या क्या है देखते हैं। हम पृथ्वी है नीले। हम यानी कि हम कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पे। हम पृथ्वी हैं नीले। पति है पीले। शुक्र बहिन है चमकीली। चमकीली। अरुण है लेटा। लाल है मंगल। शनि काला दानव है। दानव है। वरुण रंग हरियाली है। हरा रंग किसका है? वरुण का है। अच्छा, पृथ्वी नीला ग्रह है जल की उपस्थिति के कारण।
इसमें जल है इसलिए, पति पीले हैं SO2 के कारण, शुक्र को शाम का तारा भी कहते हैं और सुंदरता की देवी भी कहते हैं। सुंदरता की देवी भी कहते हैं और शाम का तारा भी कहते हैं। मंगल लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड FeO3। शनि काला है किसके कारण? हाइड्रोजन हीलियम है इसमें। और मीथेन गैस की अधिकता के कारण वरुण क्या है? हरा है। मीथेन की अधिकता के कारण ये हरा है। ठीक है, अब एक लास्ट ट्रिक है। ये ट्रिक तो हो गया, एक बस लास्ट ट्रिक है और इसके साथ ही क्लास की समाप्ति होगी। पांच ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कौन कौन से हैं? बुधपति की सासू माँ, सासू माँ, बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र, और ये हो गया मंगल। तो आज हमने अपना सौर मंडल का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। इस पे बेस्ड MCQ जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और एक सौर मंडल पर आधारित पूरे प्रश्नों का सीरीज MCQs का सीरीज नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।